Whatever you can afford. Afford as per your प्रारब्ध. इस तरह से हमने सांख्य दर्शन के सिद्धांतों को समझने का प्रयास किया था। सांख्य दर्शन की तत्व मीमांसा में दो ही तत्व हैं, पुरुष तत्व, प्रकृति तत्व। यह निरवयव है, यह सावयव है, यह चेतन है, यह जड़ है। इस तरह से बात हुई थी। और सबसे बड़ी बात ये थी, ये सगुण है और यह सांख्य की दृष्टि को समझने का प्रयास है, ये निर्गुण है। पूरे विस्तार के साथ शास्त्र के विषय को प्रस्तुत करने का अर्थ यह है कि प्रकृति से पुरुष किस तरह से भिन्न है। यही तो आइडिया था। हमने पहले दिन ये आरंभ किया था, प्रकृति के द्वारा निर्मित कुछ वस्तुएं हैं जिनको हम आत्मा समझ लेते हैं, यह ही हमारे दुख का कारण है। जो प्रकृति के तत्व हैं उनमें आत्म तत्व की दृष्टि रखते हैं। ये यहाँ से बात है। अभी जैसे प्रकृति का एक निर्माण है सूक्ष्म शरीर, अभी जैसे मैडम कह रही थी सूक्ष्म शरीर किस क्या है, मैंने ये बताया, ये मैटर है और ये कॉन्शियसनेस है। मैटर, तो मैटर में क्या थे, मैटर के कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, सत्व, रजस और तमस। ये बात आई थी, क्योंकि सत्व, रजस और तमस इन तीन की साम्यावस्था ही क्या है, प्रकृति है। इनको गुण कहते हैं। सत्व, रजस और तमस की जो एक इक्विलिब्रियम है उसको प्रकृति कहते हैं। अब इसको गुण कहते हैं। न्याय वैशेषिक, हमारे यहाँ न्याय वैशेषिक सिस्टम है, उसमें गुण 24 होते हैं, द्रव्य 7 होते हैं और उसके गुण क्या होते हैं, 24 होते हैं। तो देखिए उस स्थिति क्या होती है कि द्रव्य और गुण, द्रव्य लोकस होता है और गुण लोकेटेड होता है। ये प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी बियरर है। तो प्रॉपर्टी कैरियर है और गुण उसको कहते हैं जो कैरीड होते हैं, उनको गुण कहते हैं। गुण हमेशा डिपेंडेंट होते हैं सब्सटेंस पर। इसको ऐसे कह सकते हैं, ये सब्सटेंस है और ये सब्सिस्टेंट है। कभी भी गुण पृथक रूप से आपको दिखाई नहीं देंगे, हमेशा पृथक कौन दिखाई देंगे, जो सब्सटेंस है। और सांख्य का ये मानना है कि सब्सटेंसेस कभी भी समाप्त नहीं होते। एक शब्द का प्रयोग में बार बार करता है, प्रति प्रसव। क्या शब्द है, प्रति प्रसव। जैसे देखिए एक घट है, घट का प्रसव हुआ, प्रसव माने निर्माण हुआ, कंस्ट्रक्टेड है ना। जो कुछ भी जिसका भी कंस्ट्रक्शन होता है उसका एक न एक दिन डिस्ट्रक्शन होता है। अच्छा, ये कंस्ट्रक्टेड कैसे हुआ है, इसके पार्ट्स क्या है। इसका जो मिनिमलिस्ट जो पार्ट है वो क्या है, मिट्टी। हाँ, मिट्टी का भी आप चलते चले जाएं, परमाणु हैं इसके, है ना। ये पृथ्वी के परमाणु हैं, है ना। जो मिनिमलिस्ट है, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता फर्दर, उसको क्या कहते हैं, परमाणु, अणु। तो यह अंततः किससे बना हुआ है, परमाणुओं से बना हुआ है, ठीक है ना। परमाणुओं का एकत्रीकरण जब हुआ तो इसका कंस्ट्रक्शन हुआ। दिस इज, परमाणु कंस्ट्रक्टेड नहीं है, ये कंस्ट्रक्टेड है। जब इसकी समाप्ति हो जाती है तो वो कहाँ चला जाता है फिर से। तो ये प्रसव है तो वो प्रति प्रसव है, रिवर्स बैक इसको कहते हैं, रिवर्टिंग बैक। तो इसको कहाँ से, तो ये जो सूक्ष्म शरीर है ना,
सारे के सारे आध्यात्मिक आयासों और प्रयासों के द्वारा हम क्या करते हैं, सूक्ष्म शरीर जो एक कंस्ट्रक्टेड है एंटिटी, उसको डीकंस्ट्रक्ट कर देते हैं, जो उसके मूल में चला जाता है। तो ये किससे बना हुआ? जो कुछ भी पुरुष है, पुरुष के अलावा जो कुछ भी है वो किससे बना हुआ है? प्रकृति। सब कुछ जो कुछ भी बना हुआ है ना, वो मैटर से बना हुआ है, मटेरियल है। तो बनी हुई चीज़ों में तो घट भी है, पंखा भी है, और बनी हुई चीज़ों में सूक्ष्म शरीर भी है ना? सब कुछ कंस्ट्रक्टेड है। तो जो कुछ भी कंस्ट्रक्टेड है वो डिस्ट्रक्टेड हो जाता है, तो सूक्ष्म शरीर भी डिस्ट्रक्टेड हो जाएगा। सूक्ष्म शरीर की वजह से सारी यात्राएं, ध्यान की पद्धति को अपना करके क्या किया जाता है, सूक्ष्म शरीर को समाप्त किया जाता है। सांख्य दर्शन के अनुसार समाप्त करने का मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु की अत्यंत समाप्ति नहीं होती। अभी मैं जिस टॉपिक पर आने वाला हूँ उसको सत्कार्यवाद कहते हैं। सत्कार्यवाद, अभी सत्कार्यवाद के सिद्धांतों में चर्चा करेंगे। तो ये देखिए, इसको न्याय वैशेषिक में मन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मनस कह देते हैं। अच्छा, पुरुष के और संसार के बीच में क्या है? वैसे भी देखा जाए पुरुष को संसार के साथ कनेक्टेड कौन रखता है? सिंक्रोनाइजेशन। हाँ, मतलब इंद्रियां। जी, अंतःकरण है जो मुझे बाहर के अस्तित्व के साथ संबद्ध कर देता है, और बाहर के अस्तित्व के साथ जब मैं संबद्ध हो जाता हूँ, सारे सुख दुख मोह मेरे तक मुझ तक पहुँचते हैं। तो ये सुख दुख मोह रूपी बंधन मुझ तक न पहुँचे, इसका क्या उपाय है? जो बीच का तत्व है मनस, उसको हटा दें, जो आपको कनेक्ट करता है। तो जो लिंकिंग है ना, लिंकिंग एजेंसी या क्या कहना चाहिए उसको, जो लिंकर है उसको हटा दीजिए। तो इसको हटाने को क्या कह देते हैं? मनोनाश कह देते हैं। बार बार अमनी भाव, मनोनाश कहते हैं इसको, मनोनाश। पतंजलि के योग दर्शन में जो समाधि और ध्यान की पद्धति है वो मनोनाश की ही पद्धति है। पहले मन को कंट्रोल किया जाता है, फिर मन को उसका दूरीकरण कर दिया जाता है। मन मारना is the same thing? मन मारना मन मारना तो सिर्फ वो तो मन मारना तो विवश होना है। विवश होना हो, ये तो जब इच्छा मारना नहीं है, उससे विरक्त हो जाना। जैसे मानिए कि कक्षा में आने का मन नहीं है और मन मार के आ गए, मैडम क्या कहेंगे? उसमें दुख है, उसमें मन को दबा कर। अच्छा, suppress होगा वो, not eliminate. Oh, that's the difference. तो एलिमिनेशन ऑफ माइंड है ना, एलिमिनेशन ऑफ वो माइंड। elimination है, ये suppression। अब एलिमिनेशन किसको कहते हैं श्रीधर से? सांख्य की यहाँ, क्योंकि अन्य दर्शनों के यहाँ तो एलिमिनेशन का मतलब लिटरली एलिमिनेशन होता है। सांख्य दर्शन में दो शब्द हैं, आविर्भाव और तिरोभाव। देखिए, आविर्भाव अभी हम यहाँ ये मान के चलते हैं कि सूक्ष्म शरीर, देखिए कि आत्म तत्व है, आत्मा है, और मान लीजिए कि यह संसार है। क्या है? लिंकिंग कौन है? मनस। लिंक करने वाला, इसको आप शरीर कह लीजिए, मनस कह लीजिए। हाँ? अब मनस को हटा दिया जाए, इसको कई बार अंतःकरण कह देते हैं। अभी के लिए आप सूक्ष्म शरीर भी कह लें। सूक्ष्म शरीर क्या होता है? जन्म जन्मांतर तक कैरी करता है। तो मैडम ने एक प्यारा सा शब्द कहा था कि पाप और पुण्य का अधिकरण सूक्ष्म शरीर होता है। क्योंकि जो पुरुष होता है, जो आत्मा होता है, वो तो अकर्ता है ना? अकर्ता है, जब वो कुछ करता ही नहीं है तो करने से पाप और पुण्य बनते हैं। तो करने से जब पाप और पुण्य बनते हैं, करने का काम ये करता है। क्योंकि करना जिसको कहते हैं ना, दो तरह के शब्द हैं, होना और करना, दो तरह के शब्द हैं, बीइंग एंड बिकमिंग। जब कुछ करते हैं तब बिकमिंग होता है ना? अब जब कुछ नहीं करते हैं तो हम होते हैं। मैडम वो एक जगह सुना, उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा बौद्ध विहार था। उस बौद्ध विहार में कोई राजा गया घूमने के लिए, तो किसी बौद्ध भिक्षु को
गुरु ने आदेश दिया शिष्य को कि आप राजा को पूरा बिहार दिखाइए। तो भिक्षु राजा को ले जा रहा था कि राजन, ये भिक्षुओं का स्नानागार है, ये भिक्षुओं के लिए क्रीड़ा क्षेत्र है, यहाँ खेलते हैं भिक्षु। ये भोजनागार है, यहाँ भोजन करते हैं। अलग अलग स्थल भिक्षुओं को राजा को भिक्षु दिखा रहा था। एक बहुत बड़ा हॉल था, वहाँ ले गया वो, और राजा ने पूछा ये क्या है? तो भिक्षु मौन रहा। भिक्षु ने कुछ बोला नहीं। भिक्षु ने, राजा ने फिर से पूछा ये क्या है? तब भी वो मौन रहा। 3-4 बार राजा ने ये पूछा कि ये क्या है, यहाँ क्या करते हैं भिक्षु? तब भी जो मौन रहा, तो उसने उसको समौन कर लिया। मैं तुम्हें दंड देता हूँ। राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे। तो अंत में उसको सजा हुई। अंत में उसको पूछा गया कि आखिरकार तुमने क्या वजह से राजा के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया? तब वो बोला, मैडम राजन, मैं क्या कहूँ, यह वह स्थल है जहाँ भिक्षु कुछ नहीं करते हैं, भिक्षु बस होते हैं। ये मेडिटेशन हॉल है। जब हम मेडिटेशन में होते हैं तो क्या करते हैं? कुछ नहीं करने की स्थिति में ही तो होते हैं। तो एक डूइंग और क्या कहते हैं, एक बीइंग है ना, एक क्री धातु है। और थोड़ा सा प्रारंभिक वेदांतों को पढ़ने के बाद मैडम मैं ये कहने लगा, धातु पाठ की 2000 धातुएं हैं ना। धातु पाठ, पाणिनि के धातु पाठ में 2000 धातुएं हैं। धातुएं का मतलब रूट्स, वर्बल रूट्स, पढ़ना, खाना, पीना है। इन पूरे 2000 धातुओं को आप 2 भागों में विभक्त कर दीजिए। एक को रिप्रेजेंट करता है क्री और एक को रिप्रेजेंट करता है अस। अस्ति और करोति। तो क्री के अगेंस्ट क्या होता है? इसलिए वेदांत में ब्रह्म को सत कहा जाता है। जब किसी प्रकार की क्रिया का संबंध उसके साथ नहीं होता है तो वो मात्र सत होता है। करना किसकी वजह से होता है? शरीर की वजह से होता है। गीता में कहा गया, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। सब कुछ करना कौन कर रहा है? सूक्ष्म शरीर, मन कर रहा है। मन किससे बना हुआ है? प्रकृति से बना हुआ है। तो मन के द्वारा जो कुछ भी किया जाना है वो क्या है? प्रकृति के द्वारा किया जाना है। तो प्रकृति है क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा। आत्मा जब अहंकार से विमूढ़ होता है, अहंकार भी क्या है? प्रकृति के द्वारा निर्मित है। यही समझने की बात है कि कौन क्या क्या मटेरियल है ना। तो ये अहंकार भी मैटर से बना हुआ है, मनस भी मैटर से बना हुआ है। तो करना का संबंध प्रकृति पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस है और होना का संबंध पुरुष पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस है। पेपर लेंगे सांख्य की दृष्टि से पाणिनि धातु पाठ का विवेचन। हाँ मैडम, एक बहुत अच्छा टॉपिक है। इसको ना मैडम, इसको एक और ज्ञान धातु है ना, ज्ञान वेदांत की दृष्टि से, इवन सांख्य की दृष्टि से भी कहें तो ज्ञान कहते हैं ना। ज्ञान माने सत्ता, जो प्योर कॉन्शियसनेस है ना, जो प्योर कॉन्शियसनेस है, इसको चैतन्य कहते हैं। चैतन्य केवल हो सकता है। चैतन्य का संबंध जब इसके साथ हो जाता है ना, तब करना आरंभ होता है। तो धातु पाठ की सारी धातुओं को एक तरफ रख दीजिए। इसीलिए न हन्यते हन्यमाने शरीर है ना मैडम। क्या श्लोक है? न जायते म्रियते वा कदाचित। एक वहाँ न हन्यते कहा कि आत्मा हनन क्रिया का अधिकरण नहीं होता है। हनन क्रिया का संबंध आत्मा के साथ नहीं हो सकता। तब वो कहते हैं कि हनन क्रिया तो केवल उपलक्षण है। सारी क्रियाओं में से एक क्रिया को ले लिया रैंडमली कि हनन क्रिया इसके साथ की नहीं जा सकती। वस्तुतः कहना क्या चाहते, कोई भी क्रिया इसके साथ नहीं की जा सकती। इसीलिए आत्म तत्व निष्क्रिय है, वेदांत में भी और सांख्य में भी। हमारे यहाँ तो सक्रिय, हमारे यहाँ हमारे शास्त्र में न्याय वैशेषिक में कर्ता भी है, ज्ञाता भी है, भोक्ता भी है। कर्ता भोक्ता के अलावा एक और जो मैडम नहीं कह रही हैं, कर्ता भोक्ता जड़ः। न्याय वो छुपा के रख रही है। कर्ता भोक्ता जड़ः। वो वेदांती तार्किक
वैशेषिक और प्राभाकर लोग ये मानते हैं, तार्किक, वैशेषिक और प्राभाकर लोग ये मानते हैं कि बेसिकली आत्मा जड़ तत्व है। केवल पत्थर में और आत्मा में ये अंतर है कि आत्मा में चैतन्य उत्पन्न हो सकता है। कुछ कुछ गुण, जो 24 गुण है ना, वो कुछ कुछ गुण किसी किसी द्रव्य में ही उत्पन्न होते हैं। जैसे गंध अगर उत्पन्न होगा तो किस में होगा? पृथ्वी में। हाँ, अगर उष्ण स्पर्श को क्या कहते हैं? अग्नि। हीट अगर किसी में होगा तो किस में होगा? अग्नि। अग्नि में होता है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुण को क्या कहते हैं? क्वालिटी है, एट्रीब्यूट्स। ये जो पर्टिकुलर सब्सटेंसेस के एट्रीब्यूट्स हैं। किस बात पर कह रहा था मैं? किसी बात पर बीइंग एंड बिकमिंग बता रहे बीइंग एंड बिकमिंग की बात कर रहा था ना। तो एनीवे, तो यहाँ से बात आरंभ हुई थी। तो अब हम इसको कहने के बाद ये यहाँ तो देखिए, करना है ना, इस यहाँ से बात हुई थी कि करना का संबंध चूंकि पुरुष के साथ तो हो नहीं सकता, इसीलिए जो कुछ भी पाप पुण्य आदि किससे संबद्ध हो जाते हैं? सूक्ष्म शरीर। ये सांख्य की दृष्टि है और ये वेदांत की दृष्टि है। अगर न्याय और वैशेषिक की दृष्टि को देखें तब वहाँ करना का संबंध आत्मा से भी हो सकता है। करना का जैसे ही संबंध थोड़ा आत्मा सा से- समझ में आने लगता है तो दूसरा व्यू पॉइंट आ जाता है ना, Confusion हो जाता है। कंफ्यूज हो जाता है। एक रास्ता थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है, अचानक उसका ऑपोजिट आ जाता है। थोड़ा विवेक लाना पड़ेगा। डिस्टिंक्टिवनेस। गूगल मैप एक दूसरी बात ये है सर, जो बिगिनर्स होते हैं ना, विद्यार्थी, उनके सामने ये बात हम करते नहीं है, क्योंकि ये बिगिनर्स बहुत स्वयं गुरु लोग हैं, इसलिए ना बिगिनर भी नहीं बन साहस पाए। करते हैं। पहले एक दर्शन का एक ग्रंथ पढ़ा दिया जाता है, धीरे धीरे दो ये पढ़ना। कंपैरेटिव एनालिसिस साथ साथ चल रहा है। हाँ, यहाँ कई सारे शास्त्र साथ चल भी रहे हैं ना। तो ये समझने की बात है सर कि सांख्य और वेदांत में जो आत्म तत्व है ना, उसका वो कर्ता नहीं होता है, और न्याय वैशेषिक में कर्ता होता है। कर्ता होता है कि उसमें क्रिया का संबंध उसके साथ होता है। यहाँ क्रिया का संबंध उसके साथ होता नहीं, दिखता है। एक चीज पूछनी है सर कि कहते थे आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है, तो सूक्ष्म शरीर भी धारण करता है। अभी मैडम ने कहा ना कि वेदांत को दृष्टि में रखते हैं तो आत्मा एक है। जैसे आकाश एक है, इस कमरे के अंदर के आकाश को हम एक भवन का आकाश कह देते हैं, एक घड़े के अंदर के आकाश को घट का आकाश कह देते हैं। तो आकाश तो एक ही है, घड़ा अलग है, भवन अलग है। आकाश इस तरह से डिवाइडेड दिखता है, ऐसी अंतःकरण भिन्न भिन्न है। उस अंतःकरण में सभी अंतःकरणों में एक ही आत्मा रिफ्लेक्टेड है। एक अंतःकरण एक आत्मा को दिखाता है, दूसरा दिखाता है। इस तरह से वो आत्मा अंतःकरण से संबद्ध होने के अंतःकरण अलग अलग है। जीवात्मा कौन होता है? किसको फोटो खींचनी है? हाँ, हाँ जी, मुझे भी खींचना है। आपको कब जाना है कोरिया? हाँ, 1 सितंबर 1 सितंबर। जिसके मोबाइल में सब आ जाते हैं वो आ हाँ, जाते वही किसी को थोड़ा सा हैं। हाँ, बस उसको बुला दीजिए तो सामान चलिए, कौन पीछेगा कौन? आ जाओ। जो पीछेगा तो दोबारा से आ जाएगा, वो पीछेगा तो ग्रुप में डल जाएगा। नहीं तो वो खींच देगा ना, कहाँ गया वो? हाँ, ये बात। वो तो बाहर गया। आइए 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 सेटिंग तो करते हैं। आइए आप मैं बीच में जरा जल्दी आ जाओ जल्दी इधर आओ। प्लीज। हाँ, उनको लंबे लोग पीछे आ जाएंगे, हम तो छोटे भी हैं वैसे भी। तो तुम्हारी तो आएंगी नहीं आएगी। कभी देखते हैं कोई और पीछे सेटिंग करता है। स्माइल चीज बटर प्रीति स्माइल रेडी। ठाकुर जी इधर आइए। मुकेश फोटो खींच लो। हाँ आ गए हमारे एक्सपर्ट ये तो आ गए। वैसे ही फोटोग्राफर है। कौन?
ये हर समय- फोटोग्राफर हो? बताया नहीं। अभी हर ऐसे समय बस ये दूसरा मैंने लक्षणा में बोला था अभिधान। चेक करो किसी का देखना है। सबके फेसेस आ गए। ध्यान रहते हैं सभी अपनी पोजीशन से लेंगे ना। थैंक यू। चलिए अब आप सबके फोन पर आप इसको भेज दीजिएगा। हाँ, ग्रुप में। तो ये ग्रुप अभी चालू रहेगा क्योंकि इसी में मैं सूचना देती रहूँगी। ठीक है जी, अच्छा सबको नमस्कार। बड़ा अच्छा। ठीक है बिल्कुल। अब देखें, आपके पास एक चार्ट है ना, आज थोड़े से जो बचे हुए टॉपिक्स हैं ना, उसको 5-5, 10-10 मिनट में मैं कवर करने का प्रयास करता हूँ, जल्दी जल्दी में सर। हाँ, देखिए, कार्य किसे कहते हैं बताइए? प्रोडक्ट आउटपुट। प्रोडक्ट है ना। अपने केस में जैसे सर कहते हैं मिक्स हो जाता है। सांख्य दर्शन में कार्य क्या है, विधि बताओ। मैंने आपको बताया ना, एक तो है पुरुष। हाँ, पुरुष क्या कार्य है? नहीं, कार्य कारण अतीत। कार्य कहते किसे हैं? जिसका कोई बिगिनिंग पॉइंट है और जिसका एक एंड पॉइंट है। जैसे घड़ा एक कार्य है कि घड़े, कार्य माने जिसका जन्म होता है और जिसका जन्म होता है उसका नाश होता है। दो ही तरह की चीजें हैं, एक नित्य और एक एटर्नल के अपोजिट जो होता है ना, उसको क्या कह देते हैं? प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट होता है ना, उसका एक टाइम लिमिट होता है ना। तो पुरुष क्या प्रोडक्ट है? ये अनादि अनिधन। निधन किसे कहते हैं? सब आप कहते हैं हिंदी कठिन होता है। निधन का मतलब डेथ। अनिधन माने डेथलेस। अनादि माने बिगिनिंगलेस और डेथलेस। एंटिटी उसको कहते हैं अनादि निधन। अनादि अनिधन है इसका मतलब। कार्य किस रूप से पतंजलि कहते हैं दो तरह के तत्व होते हैं, एक नित्य और जो नित्य नहीं होता वो कार्य होता है। संसार में दो ही तरह की चीजें हैं। और हमारी दृष्टि से देखें कि नित्य क्या है, एक तो पुरुष है और एक प्रकृति। प्रकृति में क्या क्या है? सत्व, रजस और तमस के फॉर्म में जो प्रकृति है, ये बेसिक सब्सटेंसेस हैं। सत्व, रजस, तमस, इसको क्या कह देते हैं? इसको मूल प्रकृति कह देते हैं। बताइए क्या है? मूल प्रकृति। और इसके लिए 2-3 शब्द और बताए थे। अजय जी क्या था? हाँ, ये सृष्टि जब नहीं थी तब दो ही तरह की चीजें थी। क्या थी? आत्मा। सृष्टि जब नहीं भी थी ना, तो क्या था? आत्मा। और यह प्रकृति। प्रकृति में क्या था? मूल प्रकृति, सत्व, रजस, तमस की साम्यावस्था। इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया था बार बार, याद नहीं आपको? अनमैनिफेस्ट लेवल। क्या था इसके लिए शब्द? अव्यक्त। प्रकृति के दो भाग हैं, एक व्यक्त प्रकृति और एक अव्यक्त प्रकृति। तो अनमैनिफेस्ट है ये मूल प्रकृति, इसको कहते हैं। ये भी, ये जो है क्या है, ये शब्द होता है कि अनक्रिएटेड है, एटर्नल है। इसको फिलोसॉफिकल लैंग्वेज में कहते हैं गिवन है। गिवन, ठीक है, गिवन जिसको कहते हैं। There are only 2 types of entities, given entities and created entities. इसको ऐसे कहते हैं, the philosophy of given and created.
तो ये दोनों गिवन है, ये अनक्रिएटेड है, ये एटर्नल है, उनमें से ये कॉन्शियसनेस है और ये जड़ है। तो इसको अव्यक्त कहते हैं, इसको अव्यक्त कहते हैं, अव्यक्त। इसको अव्यक्त प्रकृति कह लीजिए। प्रकृति के दो प्रकार हैं, एक अव्यक्त प्रकृति और व्यक्त प्रकृति। इससे सबसे पहले क्या बना, पुरुष और प्रकृति में जब संबंध होता है, असंबंध अवस्था में दोनों अलग अलग हैं। जब संबंध होता है तो सबसे पहला प्रोडक्ट क्या उत्पन्न होता है, महत। महत, आपके पास चार्ट है, महत। महत के बाद में क्या होता है, अहंकार। अहंकार। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या यह कार्य है, अब बोलते जाएं। नहीं, यह कार्य है, नहीं, यह कार्य है कि नहीं, यस, इसका एक बिगिनिंग पॉइंट है कि नहीं, या, जिसका बिगिनिंग पॉइंट होता है उसका एंड पॉइंट होता है। तो ये हमेशा नहीं रहेगा, परंतु यह हमेशा रहेगा, यह हमेशा रहेगा। इसलिए महत, अहंकार और इसके आगे आगे जो भी हैं वो सब के सब क्या है सर, कार्य है। क्या है वो, कार्य है, ठीक है ना, कार्य है। और इन कार्यों का कारण कौन है, अव्यक्त है। जो भी व्यक्त प्रकृति है उसका मूल कारण कौन है, अव्यक्त। समझ गए। उसी को निमित्त कारण बोलेंगे। निमित्त कारण अलग है सर, अभी बताता हूँ मैं, अगर नहीं बताया तो याद रहेगा। देखिए, किसी भी कार्य के दो कारण होते हैं, एक तो उसका मटेरियल कॉज होता है, और जो मटेरियल कॉज नहीं होता फिर भी कॉज होता है, उसको क्या कहते हैं, एफिशिएंट कॉज, निमित्त कारण। जैसे घड़े को बनाने के लिए मटेरियल कॉज क्या है, मिट्टी है, पर जो पॉटर है वो कैसा कॉज है, निमित्त कारण है। जो दंड है, दंड एक उसका चक्र, वो कैसा कारण है। तो अभी हम सांख्य की दृष्टि से होंगे, जो उपादान कारण नहीं है, मटेरियल कॉज नहीं है और कॉज है, वो निमित्त कारण है। हम बात कर रहे हैं मटेरियल कॉज की, ये सब के सब कॉज्ड हैं, और इन सब का कॉज कौन है, ये। हाँ, अब इसको थोड़ा सा अंग्रेजी में देखें, दे आर ऑल कॉज्ड बिकॉज ऑफ, बिकॉज कहते हैं ना ये। हाँ, प्रधान बिकम्स द कॉज बिकॉज ऑफ प्रधान, दीज एंटिटीज आर कॉज्ड, दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द मटेरियल कॉज कॉल्ड अव्यक्त। ये सब व्यक्त हैं और ये सब अव्यक्त है। तो ऊपर जो लिखा है वो एसेंस है, ये एग्जिस्टेंस है, ये बिकमिंग है, ये समझ लीजिए। अभी एग्जिस्टेंस अभी नहीं है। एग्जिस्टेंस इसको कहेंगे, वास्तव में एग्जिस्टेंस किसको कहेंगे, जो एग्जिस्टेंस प्रिंसिपल का मतलब होता है जो कभी समाप्त नहीं होता है, उसको एग्जिस्टेंस कहते हैं। एक जो रियलिटी है ना, जिसको रियलिटी कहते हैं, अल्टीमेट सेंस में रियलिटी, जिसका कभी नाश नहीं होता है, वो रियलिटी है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो रियलिटी क्या है, पुरुष है और मूल प्रकृति है। ये सब के सब, इनकी सब रियलिटी क्या है, कार्य के रूप में होते हैं फिर नहीं होते हैं। इसको नित्य सब, ये और ये नित्य है, गिवन जिसको कहते हैं, गिवन, गिवन और ये सब के सब क्रिएटेड। वेदांत की दृष्टि से गिवन क्या है, केवल एक ही है, सत। और सांख्य की दृष्टि से गिवन कितने हैं, दो हैं, एक तो पुरुष और एक मूल प्रकृति। क्या वेदांत में प्रकृति नहीं है, पुरुष के अंदर, पुरुष के अंतर्गत। तो गिवन तो पुरुष है, ब्रह्म है ना, ये बात है। तो अब देखिए, मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ, ये सब के सब क्या हैं, 23 तत्व कैसे हैं बताइए, कार्य है, कार्य है, और ये कारण है। और अजय जी बताइए, ये क्या है, कार्य कारण अतीत। कार्य कारणातीत। ये ना तो कार्य है ना कारण है किसी का, पुरुष के द्वारा कुछ बनता नहीं है, ठीक है पूजा जी। ये कार्य कारण विलक्षण है, और ये सब, ये कार्य है और ये कारण है। अब प्रश्न क्या है, फिलोसफी में, भारतीय दर्शन में बात बहुत चलती है, क्या कार्य उत्पत्ति से पहले था या नहीं। देखिए, एक है मृत्तिका। मृत्तिका किसे कहते हैं, मिट्टी। मृत्तिका से क्या बना है, घट। घट।
अब ये जो घट क्या है, कार्य है, और मृत्तिका बताइए ये क्या है? आप बोलते रहे कार्य ये कार्य है और ये कारण। कारण है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि यह कार्य, इस कारण में आइसोलेशन में मृत्तिका घट का कार्य नहीं है। मृत्तिका में कुछ व्यापार होता है ना, मृत्तिका में कुछ क्रियाएं होती हैं, उसको कहते हैं कारण व्यापार। क्या कहते हैं? कारण व्यापार। इसमें जब कोई व्यापार होता है, जब कोई एक्टिविटी होती है, तब उसके बाद ये प्रोड्यूस्ड होता है। तो कारण व्यापार के पश्चात घट की उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना। घट की उत्पत्ति कारण व्यापार के पश्चात उत्पत्ति हुई है, क्योंकि हम सब देखते हैं कि कारण व्यापार से पहले घड़ा था नहीं, कारण व्यापार के बाद घड़ा उत्पन्न हो गया। पर व्यापार तो जड़ में इंडिपेंडेंटली हो नहीं सकता। हाँ, उसकी व्याख्या जैसे मैडम कह रही थी, सब कुछ पुरुष के प्रकाश में होता है, चैतन्य के प्रकाश में होता है, उसके अंदर जो भी प्रकाश आता है ना। प्रेजेंस। और जैसे आप कह रहे हैं क्रिया नहीं हो सकता है, क्रिया मूल धर्म प्रकृति का ही है, क्योंकि प्रकृति में सत्व रजस तमस। इसको जगत को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने जो मूल की कल्पना की ना, मूल में जो रजस है उसमें क्रिया है, क्रिया है। तो मैं क्या बता रहा था, मृत्तिका में कोई कारण व्यापार होता है, उसके बाद किसकी उत्पत्ति होती है? घट की उत्पत्ति होती है। तो अब प्रश्न ये है, कारण व्यापार से पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, ये जो प्रोडक्ट है ये इस कॉज में एग्जिस्टेंट था या नहीं? था। है ना। दो तरह के सिद्धांत हैं। कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो कार्य है, ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट बिगिनिंग है। क्या है ये? डिफरेंट बिगिनिंग है। ये मानना है इनका न्याय वैशेषिक का, इनके अपोजिशन में सांख्य का क्या मानना है कि घड़ा पहले से ही मृत्तिका में था और कारण व्यापार के द्वारा उस पहले से विद्यमान मृत्तिका को आविर्भूत कर दिया गया, उसको मैनिफेस्ट कर दिया। अनमैनिफेस्ट स्टेट में मृत्तिका में पहले से ही घड़ा है। इसको कहते हैं सत कार्यवाद। सत माने एग्जिस्टेंस, सत माने एग्जिस्टेंस, कार्य माने प्रोडक्ट, वाद माने थियरी। The theory of pre-existence of the effect in the material cause। ये थियरी है। जो भी प्रोडक्ट होता है वो प्रोड्यूस होने से पहले अपने मटेरियल कॉज में ऑलरेडी एग्जिस्टेंट होता है। तो फिर कारण व्यापार ने क्या किया? वो ये ऐसा हो गया ना सर कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो आपको इसमें H2 है तो वाटर बनना है, H2O2 है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट है ना, उससे कुछ भी बन सकता है ना, वही होंगे ना। देखो पहले ये मना कर रही थी, आज ये बिल्कुल नहीं कर रही है, यही सपोर्ट कर रही है ना। नहीं, आप हाँ, देखो, अब हाँ की बात करते हैं ना। अभी मैडम जो आर्गुमेंट्स दे रहे हैं उनके अपने आर्गुमेंट्स हैं, जैसे ना, जैसे जो आप कह रही है लगभग इस तरह के। वही ना चीज़। इसका मतलब अब आर्गुमेंट्स क्या हैं? बड़े कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स हैं, क्योंकि प्रोडक्ट को उसके मटेरियल कॉज में ऑलरेडी एग्जिस्टेंट क्यों मानना चाहिए? अगर प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है तो कारण व्यापार ने क्या किया? उसको रीअरेंज किया, रिवील किया, मैनिफेस्ट किया, रिवील कर दिया। कारण व्यापार का मतलब होता है जो तिरोभूत अवस्था में है ना, तिरोभूत को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इनर्ट उसमें इनर्ट हो गया ना, जैसे हाँ। पड़े हुए हैं दोनों एलिमेंट। अब उसकी रिएक्शन कैसे हो रही है, कितना उसका कंपोनेंट ऐड हो रहा है, तो उससे वही चीज बनेगी ना। इनर्ट अवस्था में पड़ा है, निष्क्रिय अवस्था में, निष्क्रिय कहें या अनमैनिफेस्ट अवस्था में है, हिडन अवस्था में है, कंसील्ड अवस्था में है, और उसको उद्घाटित कर देना। कारण व्यापार केवल वस्तु का केवल उद्घाटन और अनुद्घाटन हो सकता है। जब घड़ा समाप्त हो जाएगा तो फिर से घड़ा कहाँ चला जाएगा? मिट्टी में चला जाएगा, पर मिट्टी में जाके रहेगा, मिट्टी में वो है। जैसे कार्य की वो डिफिनेशन कैसे होगी? अभी तो इसके पहले कार्य की डिफिनेशन वही हुई ना कि जो आरंभ हुआ और फिर थोड़ी देर के लिए रहा, फिर चला गया। फिर तो ये सब ही हो गया, तो वो कार्य की वो डेफिनेशन तो उसमें लगेगी। यही तो कार्य की डेफिनेशन को वो अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं। वो ये कहते हैं वस्तु का उद्घाटन होना उसका कार्य है, वस्तु का तिरोभूत हो जाना उसका कारण में विलीन हो जाना।
वस्तु दो स्थितियों में रहती है, या तो कारण में रहती है या कारण से अलग होकर के दिखाई देती है। कहाँ समस्या है? मैं अपने घर पर अंदर होता हूँ, मैं अपने रूम में, या फिर भारतीय विद्या भवन के इस प्रकोष्ठ में होता हूँ, मेरी दो अवस्थाएं हो सकती हैं ना। तो जन्म का मतलब वहाँ जन्म नहीं है, किसी भी वस्तु का जन्म नहीं होता है, क्योंकि वस्तु जन्म लेने से पहले अपने कारण में ऑलरेडी है। हम अपने माता पिता के शरीर में पहले थे, अब हम उत्पन्न हो गए। ये बात है आत्म तत्व को लेकर के नहीं है, क्योंकि आत्म तत्व तो आविर्भाव तिरोभाव का विषय नहीं है। आविर्भाव तिरोभाव, आना और जाना किसका होता है? शरीर का होता है। तो कुल मिलाकर के अर्थ है कि कार्य अपने कारण में पूर्वतः विद्यमान है, कारण व्यापार से उस विद्यमान कार्य का केवल प्रकटीकरण होता है। तो कार्य हमेशा रहता है, या तो कारण अवस्था में रहता है या कार्य अवस्था में रहता है, ये कह सकते हैं। तो सर जब नष्ट होता है तब नष्ट नहीं होता है। नष्ट नहीं होता है का मतलब, मैनिफेस्ट जब होता है दोबारा तब कहाँ जाता है? जैसे मैंने बताया ना, जो कुछ भी कंस्ट्रक्टेड है, जो कुछ भी मटेरियल है, वो मूल मैटर में चला जाता है। कहाँ से बना हुआ है सब कुछ? ये जो सत्व रजस तमस, ये पार्टिकल्स है ना। जो कुछ भी चीजें बनी हुई हैं सब इससे बनी हुई हैं। तो सभी चीज जाकर के अंत में इनके रूप में परिवर्तित हो जाती, पर इनके रूप में वो सारी चीजें रहती हैं। ये सारा संसार समाप्त जब होगा ना, तो किस में परिवर्तित हो जाएगा पूजा जी? सत्व रजस तमस के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। सत्व रजस तमस ही बेसिक सब्सटेंसेस है, और सब्सटेंसेस वो होते हैं जो कभी नाश को प्राप्त नहीं होते। इसीलिए सांख्य दर्शन के अनुसार, इवन वेदांत दर्शन के अनुसार, जो कुछ भी एग्जिस्टेंशियल है ना, वह समग्र रूप से समाप्त कभी नहीं होता है, अपने मूल कारण में जाकर के विलीन हो जाता है, उपादान कारण में। घड़ा जब नहीं होगा तब क्या होगा? मिट्टी, है ना? सिंपल। जब स्वर्ण से बनी हुई चीजें नहीं होंगी तो किस रूप में परिवर्तित हो जाएगी? फिर मूल सब्सटेंस स्वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। अब वेदांत की दृष्टि से देखें, एक तो स्वप्न दृष्टा है, ये ड्रीमर है, ड्रीमिंग कॉन्शियसनेस, और वो कॉन्शियसनेस अपने आप ही चीजों को क्रिएट कर लेता है ना। रियलिटी में, स्वप्न में जो हम चीजें देखते हैं वो चीजें होती हैं क्या? नहीं होती हैं। इसका मतलब वो किसकी सृष्टि है? मेरे मन की सृष्टि है। जब मैं जागृत अवस्था में आ जाता हूँ, फिर से मेरे मन के रूप में वो रिवर्ट बैक कर जाते हैं। ये कुल मिलाकर विवर्तवाद है। अब हम एक टॉपिक लेने वाले हैं विशेष रूप से। ये क्या सिद्धांत था अजय जी? थोड़ी मदद करिए। सत्कार्यवाद। दो तरह के सिद्धांत हैं, एक सत्कार्यवाद और एक असत्कार्यवाद। यही है सांख्य। सत्कार्यवाद। सब लोग इसको ठीक से पचा पाए ना? क्या मतलब है इसका? अभी तो लगता है पच गया। दूसरा भी आएगा, थोड़ा बहुत भी पच गया तो कोई बात नहीं। सत्कार्यवाद का मतलब कुल मिलाकर के जो कुछ भी कार्य पदार्थ है वो कारण में पहले से ही होते हैं, कारण व्यापार के द्वारा केवल उनका उद्घाटन होता है। इस जो Existence? जो में पुरुष को छोड़ के सब कुछ है। जैसे अगर आप बैठे हैं और आप शांत अवस्था में बैठे हुए हैं, अगर मैं बार बार आपको ड्रिल करूंगा, एक पॉइंट पर आप लास्ट कर जाएंगे। आपका क्रोध है ना, तो आपके क्रोध को मैंने उत्पन्न किया या मैंने रिवील कराया? पहले से ही था। हाँ, पहले से इसको मैं कुछ भी कहूँ, ये क्रोध नहीं होगा। क्यों? इसमें क्रोध है नहीं। आप एक पॉइंट पर जाकर के क्रुद्ध हो जाएंगे। स्वामी राम ने लिखा है कि मैं एक ट्रेन में यात्रा कर रहा था, एक बहुत बड़ी संत यात्रा कर रहे थे, उनके भक्त लोग भी चारों ओर एक महिमा मंडल के साथ चल रहे थे, शांत अवस्था में। तो मैंने उनसे पूछा कि महाराज जी, आपको कभी गुस्सा नहीं आता है? कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं उससे, क्या होता है ये भी नहीं पता। फिर वो कह रहे हैं, मैंने उनसे पूछा कभी भी गुस्सा नहीं आता है? 5-7 बार उन्होंने
मैंने यही पूछा। तो 5वीं 6ठी बार जब पूछा तो Last तुम चाहते क्या हो इससे? तो उनके अंदर का सूक्ष्म गुस्सा सत्कार्यवाद के रूप में सामने आ गया। नहीं क्या तो कहते सत्कार- कॉफी धक्के से नहीं गिरी, कॉफी तो थी उसके अंदर, अगर पानी होता तो पानी गिरता, हाँ कॉफी थी तो कॉफी गिरी। तो ये कहते ना कि धक्का लग, उसके धक्के की वजह से कॉफी गिर गई। कॉफी का गिरना तब हुआ ना जब कॉफी है पहले से ही। यस। कॉफी का गिरना सो बेकार इसी है। को सात्रे ने बोला है, एसेंस प्रोसीड्स, नो, एग्जिस्टेंस प्रोसीड्स एसेंस, एक्जिस्टेंस प्रोसीड्स एसेंस। प्रोसीड्स एसेंस। लेकिन धक्का उसका जो की स्टेटमेंट है, बीइंग एंड नथिंगनेस। इन्होंने क्या है, धक्का नहीं देंगे, उसी को कारण व्यापार कहते रिएक्शन उसी को कारण व्यापार। कार्य चुपचाप पड़ा हुआ होता है, हम कुछ व्यापार करते हैं तो वो कार्य सामने आता है। सोते शेर कुछ शेर हो गए। अच्छा, इसको हम लॉजिक देखते हैं, इसके पीछे क्या क्या लॉजिक है। पहला क्या बताया, कार्यम सत, संस्कृत में कहेंगे तो कार्यम सत। क्या अर्थ हो गया पूजा जी इसका अर्थ? अजय जी, कार्यम सत, सत माने हमेशा रहना। द प्रोडक्ट इज एग्जिस्टेंट, इतना अर्थ हुआ। कार्यम माने द प्रोडक्ट, सत माने एग्जिस्टेंट। वेयर, ये नहीं लिखा है इसमें। कार्य इज, इफेक्ट इज एग्जिस्टेंट वेयर, इन द कॉज, इन इट्स मटेरियल कॉज। मटेरियल कहना जरूरी है। उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, उपादान कारण। कार्यम उपादान कारणे सत अस्ति, यह अर्थ है। कार्य अपने उपादान कारण में विद्यमान होता है, कोई भी कार्य। कारण व्यापार से पहले कार्य अपने कारण में होता है, ये है। अच्छा, अब दूसरा सिद्धांत क्या है, असत कार्यवाद। वाद किसे कहते हैं, थियरी। जो थियरी ये मानती है कि कार्य एक ऑल टुगेदर न्यू बिगिनिंग है, कार्य एग्जिस्टेंट नहीं है, कार्य को कारण व्यापार के द्वारा एग्जिस्टेंस ही दिया जाता है। क्लियर? कारण व्यापार के द्वारा कार्य को यू लैंड एग्जिस्टेंस टू द प्रोडक्ट। हाँ, तो जो एग्जिस्टेंस पार्ट है ना, वो कार्य में पहले से होता है। एक तो ये सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है कि बर्थ का मतलब होता है हैविंग एग्जिस्टेंस। हाँ, एक एग्जिस्टेंस, उसके एग्जिस्टेंस को वो लेता है, इसको आत्मलाभ कहते हैं। ये सिद्धांत है। ये न्याय और वैशेषिक का सिद्धांत है। और ये किसका सिद्धांत है बताएं? सांख्य और वेदांत। सांख्य, योग और वेदांत का सिद्धांत। इन दोनों और में क्या मीमांसा, अंतर? पूर्व मीमांसा का क्या है? वो भी नहीं। अब इसके पीछे लॉजिक्स क्या क्या है कि हम कार्य को कारण में माने। तो सबसे पहला है असद कारणात्। बहुत चमक मारता है सर, ये लाइट चमक। इधर आके बैठ जाओ, इधर नहीं आती। थोड़ा आगे जब रहता है ना, अच्छा, अब एक शब्द असत। असत किसे कहते हैं बताएं? नॉन एग्जिस्टेंट। नॉन एग्जिस्टेंट। एग्जाम्पल, थोड़ा सा आप ही सक्रिय रहें तो निद्रा से मुक्त रहेंगे। हाँ, असत का मतलब क्या है? जो नॉन एग्जिस्टेंट है। एग्जाम्पल, ट्रेडिशन में बोलते हैं आकाश कुसुम, स्काई फ्लावर। स्काई फ्लावर कहते हैं। आकाश कुसुम नाम की कोई वस्तु होती नहीं है। और बंध्यापुत्र, बंध्यापुत्र, हाँ, बंध्यापुत्र। बंध्यापुत्र का क्या अनुवाद है? सन ऑफ ए बैरन लेडी। The daughter of an important man because हाँ, दूसरा एग्जांपल That cannot be proven, so son of a barren lady is better. ये नया एग्जांपल
एष बंध्या सुतो याति खपुष्प कृत शेखरा। ऐसा ये देखो बंध्या पुत्र दौड़े जा रहा है और उसने अपने सर पर आकाश कुसुम को लगाया हुआ है। ऐसा एक श्लोक है ये बताने के लिए कि इम्पॉसिबल चीज़ों को बताने के लिए। एक तो बंध्या पुत्र जा रहा भाग रहा है, दूसरा उसने क्या कर रखा है, आकाश कुसुम को सर पर रख रखा हुआ है और गुलाबी भैंस के ऊपर बैठा हुआ है। हाँ, और गुलाबी भैंस के ऊपर बैठा हुआ है। खरगोश की सींग से बनी हुई कुछ मुद्राएं पहना हुआ है, ऐसा कुछ करके। वो पानी पे तैरते हुए पहाड़ पे पर जब ये चढ़ गया। होता ही नहीं है ऐसे तो कहते एक चॉम्स्की का सेंटेंस है, द कलरलेस ग्रीन आइडियाज स्लीप फ्यूरियसली, ऐसा कुछ करके। तो कुछ भी कहता वो कुछ है ही नहीं जब वो तो कहते कि मैं हमारे यहाँ कहते हैं ये सेंटेंस है ही नहीं, हमारे यहाँ कहते हैं सेंटेंस है ही नहीं। सेंटेंस केवल ग्रामेटिकली कंस्ट्रक्टेड हो, इतने भर से सेंटेंस नहीं बन जाता है, वो लॉजिकली भी मीनिंगफुल होना चाहिए, है ना। Anyway, तो असत का मतलब बंध्या पुत्र समझ लीजिए, शश श्रृंग कह ले, शश कहते हैं खरगोश को, खरगोश की सींग। ऐसी चीजें जो यथार्थतः अविद्यमान, असत का अर्थ क्या है, रियलिटी में जो अविद्यमान है उसको असत कहते हैं। ऐसी असत चीज को कारण माने उसकी उत्पत्ति की जा सकती है। आप खुद ही कल्पना कर लीजिए, क्यों घड़ी की उत्पत्ति मिट्टी से होती है, क्योंकि घड़ा मिट्टी में सत है। जो असत है, जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसकी उत्पत्ति संभव नहीं है। तो पहला लॉजिक है असत अकारण। अकारण का मतलब प्रोडक्शन, बर्थ, क्या कहते हैं, रिवील करना, हाँ? उत्पत्ति करना। असत की उत्पत्ति संभव नहीं है, असत अकारणात् अर्थ है। जो वस्तु सर्वथा सिद्ध नहीं है उसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। ये भी कहते हैं कि 1000 शिल्पी इकट्ठे हो जाएं, शिल्पी समझते हैं ना, शिल्पकार, 1000 शिल्पकार भी अगर इकट्ठे हो जाएं और अपनी सारी बुद्धि, अपने सारी सामर्थ्य लगा दें, तब भी आकाश कुसुम की सृष्टि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आकाश कुसुम असत है। और एक कुंभकार थोड़ा सा प्रयास कर ले तो मिट्टी में से क्या निकालता है, घड़ा निकालता है। तो मिट्टी में से घड़ा निकालता है, मिट्टी में से घड़ा बनाता नहीं है, वो मिट्टी में था निकाला। मेरे इसमें पैसे हैं ना, थोड़े बहुत पैसे रखे होते हैं, आज तो वो भी नहीं है। हाँ, इसमें से जो पहले से है तो उसको दिखा सकता हूँ, फिर अंदर डाल सकता हूँ। अंदर जब जेब में डालूंगा तो आपको नहीं दिखेगा, बाकी मेट्रो पे तो उनको भी दिख जाता है। हाँ, ऐसा वो सत्कार्यवादी हैं जितने भी पॉकेट मार लोग हैं। ठीक है, न्याय वैशेषिक सत्कार्यवाद के अगेंस्ट थियरी को प्रस्तुत करता। असत्कार्यवाद इसका मतलब कारण है, कार्य है। कार्य ऑल टुगेदर न्यू बिगिनिंग है, कार्य कारण में नहीं था। वो कहते हैं कि अगर कारण में कार्य पहले से था तो मिट्टी में पानी भर के ले आओ, मिट्टी में पानी भर के ले आओ। जो गाय दूध देती है एक समय विशेष में ही तो दूध देती है, उससे पहले तो दूध नहीं देती है। उस समय आप दूध निकाल के दिखा दें, नहीं, क्योंकि वहाँ दूध है ही। तो असत्कारवाद वाले को बोलो कि तू बिना मिट्टी के घड़ा बना के दिखा। उनके अपने तर्क हैं, पहले हम इनके तर्क को समझते हैं। इनका तर्क क्या है, इनका तर्क यह है, जो अत्यंत असत वस्तु है उसको किसी कारण व्यापार के द्वारा सामने नहीं लाया जा सकता, उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। सिंपल सी बात है। पहला लॉजिक असद अकरणा। सर पर ये लॉजिक असत्कारवाद के अगेंस्ट दिया जा रहा है। हाँ, नेचुरल। लेकिन वो जिसको असत कर रहे हैं वो ये इटरनली असत वाले की बात नहीं कर रहा, तो दोनों का असत का मीनिंग अलग है। हाँ, वह असत का मीनिंग है। ये असत यहाँ जो लॉजिक दिया यहाँ है असत का मीनिंग तो दूसरा ले लिया, असत का अर्थ से अलग ही ले लिया। नेचुरल, वहाँ असत का असत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद का निषेध है वो। निषेध है। हाँ, वो असत्कार्यवाद अलग है। यहाँ असत पदार्थ का
उत्पत्ति नहीं होती। असतः पदार्थस्य कारणम उत्पत्ति न संभवति। इस आर्गुमेंट से असत कार्यवाद को रिफ्यूट नहीं कर सकते। हाँ देखिए ना, सही देखो ऐसे सत शब्द के आगे आ लगाया ना मैंने। सत माने एग्जिस्टेंट, असत माने नॉन एग्जिस्टेंट। तो नॉन एग्जिस्टेंट का असत कार्यवाद कहते हैं। अच्छा, ये सत्कार्यवाद शब्द के आगे आ लगाओ, ये अंतर है ना। ये अलग अलग आ जो है इसके साथ होगा तो एक अर्थ को बताएगा, इसके साथ अर्थ अलग बताएगा। तो असत कार्यवाद का शब्द अर्थ क्या है? तो न्यू बिगिनिंग का इसकी गलत आर्गुमेंट है। क्यों? उसको रिफ्यूट करने के लिए नहीं दे रहे। हाँ, कुछ नहीं। कह रहा है, ये एग्जांपल किसी और चीज का दे रहे हैं। ये सत कार्यवाद है। हाँ हाँ उनका। अब देखिए ना, ये तो असत का मतलब आप वंध्यापुत्र समझ लीजिए ना। असत सत्कार्यवाद से संबंधित नहीं हो। असत्कार्यवादः सत्कार्यवादः कथम अस्ति, तो एक लॉजिक ये है, असत जो वस्तु है उसकी उत्पत्ति कभी संभव नहीं हो सकती, इसीलिए क्या मानना चाहिए? सत्कार्यवाद। अब एक एक लॉजिक दे रहे हैं। तस्मात् सत्कार्यवादः, इसका मतलब कार्य पहले से होता है, जो विद्यमान है उसी को निकाल करके दिखाया जा सकता है। एक दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है? उपादान ग्रहणात्। हम अपने बिहेवियर को देख लीजिए। उपादान ग्रहणात्, दो तरह के शब्द हैं, मानो दो तरह के शब्द हैं। देखिए, एक है उपादान और एक है उपादेय। ये संस्कृत के शब्दों को जानना जरूरी। उपादान और उपादेय। आप बताइए, जो पॉट है, जो घड़ा है, उसका उपादान कारण कौन है? मिट्टी। मिट्टी उपादान है, तो घड़ा क्या है? उपादान से बने हुए पदार्थ को क्या कह देते हैं? उपादेय। जब मुझे यह उपादेय चाहिए, जब मुझे घड़ा चाहिए, तो मैं किस ओर दौड़ता हूँ? मिट्टी की ओर। मिट्टी की ओर ही दौड़ता हूँ, कभी जल की ओर नहीं दौड़ता। उपादेय को प्रोडक्ट बोलेंगे। हाँ, प्रोडक्ट। उपादेय माने जो उपादान कारण से उत्पन्न है, ठीक है ना। श्रीधर जी, जब मुझे दूध चाहिए, जब मुझे दही चाहिए, मैं किस ओर दौड़ता हूँ? दूध की तरफ। दूध की ओर, क्योंकि मुझे मालूम है कि दूध में दही पहले से है। आपका बिहेवियर बताता है, आपका आंख बंद करके दूध की ओर भागना दही के वास्ते ये सिद्ध करता है कि आपको मालूम है कि दूध में दही है, उससे दही निकाला जा सकता है। उपादान ग्रहणात्। जब मुझे घड़ा चाहिए तो किस ओर भागता हूँ? जब मुझे कुंडल चाहिए तो किस ओर भागता हूँ? क्यों? जब मुझे कुंडल चाहिए तो गोल्ड की ओर ही क्यों भागता हूँ? घड़े की ओर क्यों नहीं मिट्टी की ओर क्यों नहीं भागता हूँ? इसका मतलब मुझे मालूम है कि इन मटेरियल कॉज में ये प्रोडक्ट्स ऑलरेडी एग्जिस्टेंट होते हैं। ये बात है। वो कहते हैं कि दही के लिए हम दूध की ओर भागते हैं। दधी किसे कहते हैं? दही। दही के लिए हम दुग्ध। अच्छा, अब जैसे हमें चाहिए तेल। तेल किससे बना हुआ? आपको तिल से। सही जगह, तिल से बना है। जब मुझे तेल चाहिए तो मैं किस ओर भागता हूँ? तिल। क्योंकि तेल का मटेरियल कॉज कौन है? तिल। इसका मतलब यहाँ के आर्गुमेंट के अनुसार जो तेल है ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है। कहाँ? तिल में। तिल में। ये सिंपल सी बात है। समय कम है, बातें ज़्यादा हैं। अच्छा, ये उपादान ग्रहणात्। ये तीसरा है सर्व संभव अभावात्। सर्व संभव अभाव। देखिए, सर्व संभव, संभव का मतलब होता है उत्पत्ति। अगर इस थियरी को न माने कि कार्य ऑलरेडी कारण में एग्जिस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा?
सभी वस्तुओं की उत्पत्ति सभी वस्तुओं से होने लग जाएगी, दूध से गहने बन जाएंगे। गहने बन जाएंगे। या फिर घर पर दूध रख लीजिए, जो कुछ भी चाहिए उसी से निकाल लीजिए, कामधेनु बन गया। काम के लिए एक चीज रख लीजिए। ऐसा तो किसी भी गली में मैंने होता हुआ नहीं देखा। गूगल में होता है, गूगल में सब कुछ मिलता है। सिंथेटिक मिल्क। गूगल में जो डाला गया है ये सर्वर एक्चुअली सर्वर में नहीं डाला गया। हाँ, गूगल में भी इन्होंने उत्तर बता दिया, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट होते हैं ना। गूगल के सत्कारवासी गूगल तो सत्कार्यवाद का सबसे अच्छा उदाहरण है। ऑलरेडी एग्जिस्टेंट। आइडिया क्या है, देखिए कि एक मृत्तिका है और एक घट है, ये एक कारण है और एक कार्य है। जब कारण और कार्य में संबंध होता है ना, तब कार्य की उत्पत्ति होती है। याद रखिए, जब कारण और कार्य में संबंध होता है तो संबंध के लिए कितने संबंधियों की आवश्यकता है? संबंध मिनिमम 2 के बीच में होता है ना। आर्गुमेंट देखिए, संबंध मिनिमम 2 के बीच में होता है। अब कारण तो है और कार्य ना हो तो 2 है ही नहीं, तो संबंध कहाँ हुआ? कारण अगर असंबद्ध रहे तो कार्य को उत्पन्न कर सकता है? नहीं कर सकता है। कारण और कार्य के बीच में जब संबंध होता है तब कार्य को रिवील किया जाता है। इसका मतलब कारण को भी सत होना चाहिए और कार्य को भी सत। सत का अर्थ क्या है? एग्जिस्टेंस। तो कारण भी एग्जिस्टेंशियल है और कार्य भी एग्जिस्टेंशियल है। तो 2 एग्जिस्टेंशियल एंटिटीज के बीच में किसी तरह का रिलेशनशिप हो सकता है, संबंध होकर के ही उससे उत्पत्ति हो सकती है। कुल मिलाकर के इसका आर्गुमेंट क्या है? सर्व संभवा भावात, सभी वस्तुओं से सभी वस्तुओं की उत्पत्ति हमने कभी नहीं देखी। इसका मतलब x से y उत्पन्न होता है, हाँ ठीक है ना, और a से b उत्पन्न होता है, तो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। ऐसा नहीं, क्याओस नहीं है कि सभी से सभी की उत्पत्ति हो जाए। इससे भी क्या सिद्ध होता है कि कारण में कार्य पहले से ही विद्यमान है। एक और आर्गुमेंट है, शक्तस्य, ये सब के सब रिलेटेड आर्गुमेंट्स हैं, ये बिल्कुल आइसोलेशन में आर्गुमेंट्स नहीं है, रिलेटेड है। शक्तस्य शक्य करणात्, शक्तस्य शक्य करणात्, शक्तस्य शक्य करणात्। शक्त किसे कहते हैं? शक्ति से समझ जिसमें भक्ति हो उसको क्या कहते हैं? भक्त। भक्त। जिसमें अनुरक्ति हो उसको अनुरक्त, जिसमें आसक्ति हो उसको आसक्त, जिसमें शक्ति हो उसको शक्त। तो मृत्तिका में एक विशेष प्रकार की शक्ति है, सामर्थ्य है। इसीलिए क्या क्या सामर्थ्य है? घड़ा बनाने। घड़े को। तो मृत्तिका तो है शक्त। क्या है? शक्त। शक्त का लिटरल मीनिंग एम्पावर्ड, एंडाउड, सशक्त, एंडाउड विथ पावर। तो मृत्तिका हैज गॉट ए पावर टू प्रोड्यूस द पॉट। मृत्तिका इज द पॉटर। नहीं, मृत्तिका इज नॉट Is the mud. clay, अच्छा, clay, mud. clay has got a particular power of producing the pot. तो पॉट का जब मामला हो तो शक्त कौन है? मृत्तिका है। दही का जब मामला है तो शक्त कौन है? दूध। है। तो एक तो होता है शक्त, एक होता है शक्य। शक्य माने कारण, शक्ति से जिसको उत्पन्न करते हैं। तो पॉट शक्य है और मृत्तिका शक्त है। तो शक्त से ही शक्य की उत्पत्ति होती है। करण का मतलब क्या है? उत्पत्ति। शक्तस्य शक्य करणात्, शक्य से ही शक्ति की उत्पत्ति होती है। संस्कृत के शब्द हैं, थोड़े से जटिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर के जिस तत्व में जिस वस्तु को उत्पन्न करने का सामर्थ्य है उस वस्तु से वही वस्तु उत्पन्न हुआ करती है, अन्य से अशक्त से उत्पत्ति नहीं होती। ऐसा एक अंत में है
कारण भावात, इसको लेकर के डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है। कारण भावात, देखिए कारण और कार्य में कुछ सादृश्य भी होता है। सादृश्य का मतलब सिमिलैरिटी। दूध में चिकनापन है, दही में भी चिकनापन है। दही में चिकनापन कहाँ से आया? कारण का जो स्वभाव होता है, कार्य का भी वही स्वभाव होता है। हमेशा देखिए, जैसे वेदांत का एग्जाम्पल लें, रज्जु क्या है सर? कारण है। सर्प क्या है? रज्जु में आप क्या देखते हो? सर्प देखते हो ना। तो जो बेसिक है वो क्या है? रोप है। रोप में आपने क्या देखा? सरपेंट को देखा। तो रोप जो है मटेरियल कॉज है और सरपेंट क्या है? इफेक्ट है, प्रोडक्ट है। दोनों में सिमिलैरिटी है कि नहीं कहीं? है ना? स्ट्रक्चर इस टाइप माप दोनों का एक जैसे है, स्वरूप, फिजिकल स्वरूप। तो कारण और कार्य में अनेकथा समानता होती है। बच्चों के चेहरे अक्सर माँ बाप से मिलते हैं ना। माँ बाप के जो चेहरे मोहरे हैं, वैसे ही चेहरे मोहरे लेकर के बच्चे पैदा होते हैं। शरीर कार्य है ना। आत्मा दो आत्माओं को, बच्चे की आत्मा और माँ की आत्मा को देखोगे ना, तुम नहीं पता चलेगा, क्योंकि आत्मा प्रोडक्ट है ही। प्रोडक्ट क्या है? शरीर है। तो प्रोडक्ट को देखिए और उसके मटेरियल कॉज को देखिए, दोनों में कहीं न कहीं सामने होता है। इस आधार पर भी ये पता चलता है कि कार्य कारण में पहले से ही विद्यमान रहता है। ये सिद्धांत है। इसको बेसिक 5 आर्गुमेंट्स हैं। आप अब इसके बाद में अगर सांख्य दर्शन से संबंधित कोई भी किताब पढ़ेंगे ना, उस किताब में आपको यही आर्गुमेंट्स मिलेंगे, 5 आर्गुमेंट्स। इसको सत्कार्यवाद कहते हैं। सांख्य का मुख्य सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? सत्कार्यवाद। इसका मतलब सांख्य के अनुसार कोई भी वस्तु ऑल टुगेदर नई सृष्टि नहीं है। तो कुल मिलाकर के तत्व क्या है? पुरुष और प्रकृति। एक तो प्रकृति है और एक प्राकृत है। प्राकृत किसे कहते हैं? जो प्रकृति से निर्मित है। तो आप प्रकृति से निर्मित भी प्रकृति है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अपने केस में पुरुष के बाद क्या था? अव्यक्त। और अव्यक्त, इस सब व्यक्त का क्या है? सारे व्यक्त कार्य हैं। किसके कार्य हैं? अव्यक्त के। इसका मतलब नाम ही जब उनका व्यक्त है, इसका मतलब उससे पहले वो अव्यक्त। व्यक्त शब्द का लिटरल मीनिंग है मैनिफेस्टेड। रिवील्ड क्या शब्द है? रिवील्ड। जो वस्तु रिवील्ड नहीं है, इसका मतलब उससे पहले कंसील्ड है। तो अव्यक्त, इन दो शब्दों का प्रयोग इसीलिए किया गया सांख्य की दृष्टि से। व्यक्त अव्यक्त, तो 2 तरह का अस्तित्व है। एक पुरुष अस्तित्व और एक प्रकृति अस्तित्व। प्रकृति से बनने वाली सारी चीजें अंततः जाकर के कहाँ विलीन हो जाती हैं? जन्म से पहले कहाँ थी? प्रकृति में। मरण के पश्चात कहाँ चली जाएंगी? प्रकृति में। उन प्रकृति से बनी हुई चीजों में से एक अत्यंत सूक्ष्म चीज क्या है? मन। मन भी प्रकृति से निर्मित है। और जब मन नहीं रहेगा, योग साधना की पद्धति के द्वारा जब हम मन को रिकंस्ट्रक्ट कर देंगे, तो मन कहाँ चला जाएगा आपको बाय करते हुए? प्रकृति में। मन के पहले तो बुद्धि हो जाएगी। सांख्य योग की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं न्याय वैशेषिक की बात कर रहा हूँ। तो बुद्धि किसे कहते हैं? एक तरह की वृत्ति है ना, अंतःकरण की एक अवस्था विशेष से वृत्ति है। अंततः वो भी अंतःकरण है, ठीक है ना। तो जब बेसिक सब्सटेंस ही नहीं रहेगा तो उसकी वृत्ति कैसे बनेगी? बुद्धि एक वृत्ति है अंतःकरण की। तो अंतःकरण ही नहीं रहेगा तो अंतःकरण की वृत्ति भी नहीं रहेगी। अंतःकरण की वृत्ति अंतःकरण में विलीन होगी। अंतःकरण कहाँ विलीन हो जाएगा? जहाँ से बना है। कहाँ से बना है? जैसे मैं अगर देखो इसको हिलाऊं, इसको ऐसे हिलाऊं, तो इसकी जो हिलना जो गति है किस में है? इस पेन में है। इसको मैं ऊपर फेंकूं तो जो उत्क्षेपण कहते हैं इसको, इसमें जो मूवमेंट है, मूवमेंट का सबस्ट्रेटम कौन है? पेन है, ठीक है ना। तो
वो मूवमेंट जब ये आकर के स्टैटिक हो जाएगा तो वो मूवमेंट कहाँ चला गया, इसमें विलीन हो गया। ये जब विलीन हो जाएगा तो कहाँ चला जाएगा। विलीन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने देखा यहाँ अंत में क्या था, पंचभूत है ना, सबसे इसे जो सृष्टि है नहीं सर, डिसइंटीग्रेट जो है ना आपका, डिसइंटीग्रेट ज्यादा सकते वो बेटर वर्ड फिट होगा ना। डिसइंटीग्रेटेड इट विल गो बैक टू इट्स डिसइंटीग्रेटेड डिसइंटीग्रेटेड ज्यादा पार्ट्स। हाँ natural। अब जैसे अंत में जो दिया हुआ है ना पंचभूत, जब पंचभूत विलीन होंगे तो कहाँ जा विलीन होंगे, कार्य हमेशा अपने इमीडिएट कारण में विलीन होता है। ये देखिए पंचभूत का इमीडिएट कारण क्या है, पंच तन्मात्रा है। पंच तन्मात्राओं का और पंच ज्ञानेंद्रियों का, पंच कर्मेंद्रियों का, इन सब का कारण क्या है, अहंकार। तो ये सब के सब जाकर के कहाँ विलीन हो जाएंगे, अहंकार में। अहंकार जाके कहाँ विलीन होगा, महत में, और महत जाकर के अंततः कहाँ विलीन होगा, मूल प्रकृति। तो ये डिसइंटीग्रेटेड होते होते अंत में कहाँ चले जाएंगे, मूल प्रकृति में चले जाएंगे। और मूल प्रकृति चूंकि बनी हुई नहीं है तो उसका कोई मूल नहीं है, वो एग्जिस्टेंस है। क्या है, ठीक है सर, एग्जिस्टेंस है। दो तरह की चीजें कही जाती हैं, एक तो एंटिटी, और एंटिटी की एक विशेष अवस्था। एंटिटी क्या है, मृत्तिका, और उसकी एक विशेष अवस्था क्या है, घड़ा। ये सब कार्य जितने भी होते हैं वो अवस्थाएं हैं, वो उस मैटर का एक विशेष पोजीशन है। जैसे बेसिक जो सोना है ना, उसका अपना कोई आकार नहीं है। सोना जब भी मुझसे मिला, किसी न किसी आकार में मिला, किसी न किसी अवस्था में मिला। वो अवस्था कैसे बनी है, जैसे मिट्टी घड़े के रूप में प्रस्तुत हो गई, मिट्टी एक शकोरे के रूप में प्रस्तुत हो गई, मिट्टी एक गणेश की मूर्ति के रूप में प्रस्तुत हो गई। ये मिट्टी की भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। मिट्टी क्या है फिर, पता नहीं क्या है। बेसिक मिट्टी से मेरी मुलाकात कभी भी नहीं होती है, जो है ना, बेसिक मिट्टी से मेरी मुलाकात कभी भी नहीं होती है। मिट्टी जब भी मिली किसी एक कंडीशनड अवस्था में मिली मुझे, ऐसा। तो बेसिक सब्सटेंस की बात है यहाँ। इसके बाद में 5-7 मिनट और। तो ये सत रजस तमस क्या है ये? देखिए ये कहते हैं कि ये संसार जिससे बना होगा ना, इस संसार को देखिए पहले, इस संसार को देखिए। संसार में कितनी तरह की चीजें हैं, वस्तु, सांसारिक वस्तुओं में कितनी तरह की चीजें हैं, असंख्य। हाँ असंख्य चीजें हैं। असंख्य चीजों में 3 धर्म रहते हैं, या तो सुख देने वाली, हाँ, या दुख देने वाली, मोह देने वाली। सुख दुख मोहात्मक कहते हैं। इसमें संसार में गति दिखती है ना, वो गति कहाँ से आ रही है, मूल तत्व यह है सत्व रजस तमस। संसार में गति दिखता है, संसार में सुख और प्रकाश दिखता है, और संसार में ठहराव दिखता है। संसार में यही तो चीजें हैं, गति दिखती है, ठहराव दिखता है और प्रकाश दिखता है ना। तो प्रकाश वाला पार्ट कहाँ से आया है, सत्व रजस से, और मूवमेंट वाला पार्ट कहाँ से आया है, रजस से। और जो ठहरना जो वाला पार्ट है, हम सोते हैं ना तो हम तमोवृत्ति वाले हो जाते हैं। वो कैसे होता है, तो संसार के इन गुण धर्मों को देख करके हम कल्पना करते हैं कि इनका मूल भी इन धर्मों से युक्त होना चाहिए, नहीं तो ये धर्म कहाँ से आए। तो जगत का व्याख्यान तभी हो सकता है जिससे जगत बना उसमें ये सारे तत्व रहे होंगे। एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस की बात मैं कर रहा था ना, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में जितने भी साउंड्स हैं, उन साउंड्स का अध्ययन करने के बाद ये तय किया गया कि जो प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है उसमें कितने साउंड्स रहे होंगे। तो उस तरह से एक तरह का एनालिसिस है जगत को देख करके संसार। इट्स अ क्रिएटेड एक्सप्लेनेशन। हाँ, अनुमान, अनुमिति से ये सिद्ध करते हैं कि जो उसके बेसिक एलिमेंट्स है ना, उनमें ये गुण धर्म रहते होंगे, नहीं तो ये सब चीजें कैसे आई हुई। कई बार डॉक्टर लोग फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं। दादी जी को तो प्रॉब्लम नहीं थी है, हाँ दादाजी को तो प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि शरीर में कई बार माता पिता और दादा दादी के भी लक्षण चले आते हैं। तो डॉक्टर जब ये पूछ रहा है तो ये चीज़ आई कहाँ से, यही तो पूछ रहा है वो। तो ये संसार में ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं, जिससे ये संसार बना होगा। तो जिससे ये संसार बना होगा उसमें ये तीनों चीज़ों को मानना जरूरी है। ऐसा अभी इसमें सांख्य कार्यक्रम में बात आती है।
तो ये रिवर्ट बैक करते करते ना, इसको एक तो कहते हैं अपवाद, कहते हैं अपवाद। क्या कहते हैं? अपवाद। वेदांत में विशेष रूप से प्रयोग होता है कि पंच तन्मात्राओं का जब विलय होता है तो किसमें नहीं, पंचभूतों का विलय पंच तन्मात्रा का अहंकार का महात्म्य अपवाद होता चला गया अंत में जाकर के। बात को रिवर्ट रिवर्ट बैक या इंटीग्रेशन करते करते। अब देखिए हमारा ये सारा प्रयास किसके लिए है? अजय जी बताइए। आत्मा व अरे द्रष्टव्य। हमारी यहाँ खोज क्या है? आत्मा। हम अनात्मा का विवरण क्यों दे रहे हैं? ताकि उसको सेपरेट करके कि आत्मा हमारा ऐसा नहीं है, इन सबसे भिन्न है। अब उसको दिखाना चाह रहे हैं। देखिए अब जो अनात्मा है उसके कितने पार्ट बताए? अनात्मा के बेसिक 3 नहीं 2, व्यक्त और अव्यक्त। अब आप देखिए कि एक तो है व्यक्त और एक है अव्यक्त। लिखता ही नहीं, मैं तो बस अंदाज से पेन हिला रहा हूँ कि ताकि ये लगे कि मैंने लिख दिया। व्यक्त और अव्यक्त। अब इन दोनों में एक शब्द का प्रयोग होता है सर, वैधर्म्य। क्या शब्द होता है? वैधर्म्य, वैसादृश्य। इन दोनों में भेद क्या है? व्यक्त और अव्यक्त में भेद क्या है? अगर आप सिंपल भी सुनेंगे ना, आप हाँ करते चले जाएंगे। वो कह रहे हैं कि एक हेतु किसे कहते हैं? हेतु कारण को कहते हैं। अब व्यक्त जो है इसका कोई कारण है कि नहीं? अवयव। व्यक्त माने कार्य है ना। अव्यक्त था एक, ये किसी का भी कार्य नहीं है। और महत से लेकर के पंचभूत तक सबके सब क्या है? व्यक्त है, कार्य है। इन सब कार्यों का कोई कारण है कि नहीं? पंचभूत का कारण क्या है? पंच तन्मात्राओं का कारण क्या है? अहंकार। अहंकार का कारण क्या है? महत। और महत का कारण क्या है? अव्यक्त, मूल प्रकृति। मूल प्रकृति का कारण क्या है? कोई नहीं, ये अकारण है। ये अज नहीं है, अनज है। अज है। अज माने जो कभी भी उत्पत्ति जिसकी नहीं हुई। तो ये हेतु वाला है। इसको एक शब्द है हेतुमान है। क्या है? हेतुमान। इसको सिंपल अंग्रेजी में कहें तो क्या कह सकते हैं अजय जी? हैविंग ए कॉज। जितने भी मैनिफेस्टेड एंटिटीज हैं वो उसका मूल कॉज क्या है? अव्यक्त है। तो इन सब की समानता यह है कि सबके सब हेतुमान है। सबके सब दे आर ऑल विद ए कॉज, दे आर ऑल कॉज्ड, कुल मिला करके। तो उसका कोई ना कोई हेतु है। क्लियर सर? कठिन लग रहा? हेतु, हेतु माने इसका कारण, कारण वाला। हेतु का लिटरल मीनिंग हिंदी में क्या है? कारण वाला है। पुरुष कोई कारण वाला है? पुरुष की किसी से सृष्टि हुई है? नहीं है। प्रधान की किसी से सृष्टि हुई है? नहीं है। तो हम सब की सृष्टि हुई है, हम सब के माता पिता है ना। और ईश्वर की सृष्टि नहीं हुई है हमारे यहाँ। ईश्वर के माता पिता का बायोडाटा किसी ने भी नहीं पूछा। कालिदास ने एक ग्रंथ लिखा, क्या है? कुमार संभव। कुमार संभव में पार्वती शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करती है। शिव ब्रह्मचारी के वेश में आकर के शिव की निंदा करते हैं ताकि पार्वती को समझाया जा सके कि शिव की भावना से अपने आप को अलग कर ले। तो वो डिफरेंट आर्ग्यूमेंट देते हैं। 1 आर्ग्यूमेंट, 2 आर्ग्यूमेंट, 3rd आर्ग्यूमेंट है कि शिव तुम्हारे लिए इसलिए योग्य नहीं है, शिव से अपने मन को हटा लें। उन आर्ग्यूमेंट्स में से एक आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि उसके खानदान का किसी को पता नहीं है।
क्या है, इसके खानदान का किसी को पता नहीं है। जिसकी खानदान का किसी को पता नहीं है उसको कोई लड़की का विवाह करना चाहेगा? देखा है, सबसे पहले तो खानदान ही पूछते हैं, तुम्हारे माता पिता कौन है। शोले फिल्म में आई है ना, ये दृश्य क्या है? हाँ, अमिताभ बच्चन समझा पूछते हैं क्या क्या है वो दृश्य, इनके माता पिता माँ बाप क्या करते हैं, माँ बाप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ऐसे कुछ है ना। तो वो कहते पता चलते ही बता देंगे मौसी। देखा हो ना, बता चलते ही बता देंगे मौसी। तो यहाँ पार्वती एक एक आर्गुमेंट का खंडन करती है और वो ये कहती हैं कि जो श्लोक बहुत प्यारा सा श्लोक है कि विवक्षता दोषमपि च्युतात्मना त्वयैकमीशम्। आप संस्कृत के अध्यापिका हैं ना, तो आपने हाँ, विवक्षता दोषमपि च्युतात्मना, हे पतित आत्मा ब्रह्मचारी, यूं तो तुम उस भगवान के दोष गिनाने चले थे। विवक्षता दोषमपि च्युतात्मना त्वयैकमीशं गति साधु भाषितम्। चलते चलते दुर्वचन बोलते बोलते भी एक सद्वचन तुम्हारे मुंह से निकल गया। तुमने क्या कहा? उनके माता पिता का किसी को पता नहीं है। हाँ, विवक्षता दोषमपि च्युतात्मना त्वयैकमीशं गति साधु भाषितम्। यमामनन्त्यात्मभुवोऽपि कारणम। आत्मभू कहते ब्रह्मा को। आत्मभू किसे कहते हैं? ब्रह्मा को। जिसको ब्रह्मा का भी, ब्रह्मा सबके कारण है और जो ब्रह्मा का भी कारण है, यमामनन्त्यात्मभुवोऽपि कारणम कथम सलक्ष्य प्रभवः भविष्यति। उसके जन्म का किसको पता होगा? जिसने ब्रह्मा को भी जन्म दिया है, तुम उसके जन्म की बात पूछ रहे हो। वो तत्व है शिव तत्व। इसका मतलब क्या है? शिव तत्व एक एटर्नल एंटिटी है, उसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। इसी तरह से कि व्यक्त से ले सारे के सारे व्यक्त है ना, वो तो उत्पन्न है। अनुत्पन्न कौन है? पुरुष और प्रकृति। अनकॉज्ड है, पुरुष इज अनकॉज्ड और प्रकृति इज ऑल्सो अव्यक्त, प्रकृति इज ऑल्सो अनकॉज्ड। तो जो व्यक्त हैं ये सब के सब क्या कहलाएंगे सर? हेतुमान। और ये क्या कहलाएगा? अहेतुमान। अच्छा, अगर सिंपल सी बात इसको अनित्य कह दूं तो समझ में आ जाएगी बात। ये अनित्य है और ये नित्य है। इसमें तो कोई व्याख्या की भी आवश्यकता नहीं है। अच्छा, इसके लिए एक शब्द है अव्यापी। अव्यापी, अव्यापी का मतलब क्या होता है? which is not present everywhere. Everywhere. अच्छा, ये व्यापक। सिंपल से उदाहरण को ले, मृत्तिका और घट, इनमें से व्यापक कौन है? मिट्टी। मिट्टी है, क्योंकि 10 घड़े हैं। इन 10 घड़ों में पहला घड़ा दूसरे घड़े में व्याप्त नहीं है। पहला घड़ा लिमिटेड है, कहाँ तक? पहले घड़े तक। दूसरा घड़ा लिमिटेड है, कहाँ तक? दूसरे घड़े तक। मिट्टी लिमिटेड है क्या? मिट्टी अनलिमिटेड है। मिट्टी मतलब ऑल पॉट एंटिटीज आर परवेडेड बाय द क्ले एंटिटी, तो क्ले बिकम्स द परवेडर एंड ऑल पॉट्स आर परवेडेड बाय मिट्टी। तो कार्य हमेशा क्या होता है? अव्यापी होता है, जबकि व्यापक होता है। व्यापी कह लो आप, व्यापी कह लो। समय लगभग समाप्त हो गया है। आप इसी तरह से ये सक्रिय है, ये सक्रियवान नहीं है, ये अनेक हैं। देखिए ये क्या है? अनेक है और ये एक है। और ये सब के सब आश्रित हैं। आश्रित हैं, आश्रित से मतलब सपोर्टेड। ऑल पॉट्स आर सपोर्टेड बाय क्ले। क्ले इज नॉट सपोर्टेड बाय पॉट्स। तो सपोर्टर और सपोर्टेड की बात होती है। So material cause is the supporter of all its products.
अब दूसरा एक शब्द है, ये सावयव होता है, इन सब के अवयव होते हैं क्योंकि ये कंस्ट्रक्टेड एंटिटीज है ना। कंस्ट्रक्टेड किससे कंस्ट्रक्टेड है? इसका मिनिमलिस्ट एलिमेंट क्या है? परमाणु है। तो इसका मतलब ये सब के सब क्या है? सावयव है, अवयव से युक्त है। अच्छा, एक और शब्द है परतंत्र है। वो मिट्टी स्वतंत्र है ना पूजा जी, और घड़े सारे परतंत्र हैं। The existence of pot depends upon the existence of the clay. If clay withdraws its blessings to the pots, can pots exist independently? No, they cannot exist independently. They are all dependent upon the clay principle. ये आइडिया है ना? तो इसलिए वो परतंत्र है। और स्वतंत्र कौन है? मिट्टी स्वतंत्र है, घड़े सारे परतंत्र हैं। कार्य हमेशा परतंत्र होता है और कारण हमेशा स्वतंत्र होता है। 1-2 मिनट में बात कर सकते हैं। सर, आश्रित और परतंत्र में यहाँ अंतर क्या रखा? आश्रित और परतंत्र, हाँ, मैंने बताया ना आपको, सब रिलेटेड है, समझाने के लिए ना, सब रिलेटेड है। इसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं इसके। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 1-2 मिनट में बात बताता हूँ। यहाँ तो सर क्या बताया, व्यक्त और अव्यक्त में भेद बताया। अब है व्यक्त और अव्यक्त दोनों के समान धर्म कौन कौन से हैं? बहुत सारे समान धर्म हैं। ये भी अचेतन है और ये भी अचेतन है ना सर? ये भी अचेतन है और ये भी अचेतन है, और ये भी त्रिगुण है और ये भी त्रिगुण है। इस तरह से इनमें भेद भी दिखाया जाता है और इनमें अभेद भी दिखाया जाता है। ये दोनों इस तरह के हैं और पुरुष तत्व इनसे भिन्न है। ये बताना आइडिया, जब हम अपने लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं कि कुल मिलाकर के देखा व्यक्त और अव्यक्त में भेद है, तभी तो एक व्यक्त है और एक अव्यक्त है। और कुल मिलाकर के ये भी देखा, जो भी प्रकृति है, ये भी प्रकृति है, ये भी प्रकृति है, दोनों के गुण धर्म अधिकांश मिलते हैं। उसके बाद जो मूल इसका कथ्य है ना, वो ये है कि तत् विपरीतः पुमान, इस सबसे विपरीत है पुरुष। पुमान माने पुरुष, इस सबसे विपरीत है पुरुष। अब देखिए, जो भी मैटर से बना हुआ होगा उनमें ये फीचर्स होंगे। उन फीचर्स को आइडेंटिफाई कर लिया मैडम। और मैटर से बनी हुई कोई भी चीज़, चाहे वो मन हो, चाहे वो अंतःकरण हो, चाहे वो बुद्धि हो, जिसके साथ हम क्या करते हैं सर, मिस्टेक कर लेते हैं। ये मैं हूँ, ये देखना चाहिए। जिसको मैं समझ रहा हूँ, वो जिसको मैं समझ रहा हूँ उसको देखिए। इसमें प्रकृति का कोई धर्म तो नहीं दिख रहा। प्रकृति का धर्म दिख जाए तो फॉरेंसिक वो कर ले, एनालिसिस कर लीजिए, ये बता दीजिए कि ये अनात्मा है। अनात्मा है। इस तरह से हम एक एक करके अनात्मा को अलग अलग करते चले जाते हैं। और आत्मन कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। व्हाट कैन बी डिस्क्राइब्ड इज ऑलवेज प्रकृति। प्रकृति हैज फीचर्स एंड आत्मन इज फीचरलेस एंटिटी। Featureless entity cannot be talked about and featureless entity cannot be thought of. क्या कहना चाहिए? डिस्क्राइब माइंड से। मनोग्राह्य नहीं है और वाक्ग्राह्य नहीं है। अवांग मनस गोचरम एंड अवाक मतलब वाणी से उसको पकड़ा नहीं जा सकता है। केनोपनिषद में आया है कि वाणी से जिसको नहीं कहा जा सकता है, वाणी को जिससे सामर्थ्य मिलता है बोलने का, जो वाणी का विषय नहीं हो सकती है, पर वाणी को शक्ति कहाँ से मिलती है? उस एनर्जी से मिलती है। मन को मनन करने की शक्ति जिससे मिलती है, परंतु जो मन के द्वारा जो गृहीत नहीं हो सकता है, वह तत्व है। उसी तत्व का ग्रहण हम कर सकते हैं जिस तत्व में कुछ गुण होते हैं, कुछ धर्म होते हैं। गुण धर्म से विरहित वस्तु को हम जान नहीं सकते हैं। तो आत्मा का अलग अलग बता दिए, अनात्मा अनात्मा अनात्मा, जो बचा हुआ है वो आत्मा है। तो आत्मा वा अरे द्रष्टव्य है ना। वेद की जो ये आज्ञा है कि मनुष्य जीवन का पारमार्थिक लक्ष्य क्या है? आत्मा को जानना। जब हम अनात्माओं को विविक्त करके
छोड़ देते हैं तो जो बचता है वो क्या रहता है? आत्मा रहता है। उस समय हम आत्मविद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आत्मविद हो जाते हैं। जब हम आत्मविद होते हैं तो तरति शोकम आत्मविद, सारे दुखों से आत्मविद परे चला जाता है। और यहाँ दुख का मतलब क्या है? फिलोसफर्स सफरिंग, जो पहले दिन बात कही थी। तो दुखों से आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति संभव है केवल और केवल आत्म तत्व को जानने से। आत्म तत्व को जानने का मतलब व्यक्त और अव्यक्त के रूप में जो प्रकृति तत्व है उससे भिन्न है आत्म तत्व, इस रूप में जानने। इस रूप में जानना कब संभव हो सकता है? क्या दृष्ट उपाय से हो सकता है? नहीं। क्या अनुश्रविक उपाय से हो सकता है? नहीं। केवल और केवल एक उपाय है, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञान का विज्ञान, ए थॉरो नॉलेज ऑफ व्यक्त पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस, अव्यक्त पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस एंड पुरुष पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। व्यक्त और अव्यक्त को जानना साधन है। साध्य क्या है? पुरुष को जानना। जब हम पुरुष को जानते हैं तब समस्त दुखों से एकांतिक और आत्यंतिक दृष्टि से मुक्त हो जाते हैं। और इस मुक्ति को कहते हैं अत्यंत पुरुषार्थ। क्या कहते हैं? अत्यंत पुरुषार्थ। अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थ। सांख्य दर्शन का पहला सूत्र है, 3 प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्त होना ही अत्यंत पुरुषार्थ है। अत्यंत पुरुषार्थ का मतलब होता है मोक्ष। अथ त्रिविध, अथ ऐसे लिख लें, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति। तो पूजा जी यहाँ इम्पोर्टेंट है, दुख निवृत्ति का मामला नहीं है, यहाँ दुखात्यंत निवृत्ति का मामला है। मोक्ष दुखात्यंत निवृत्ति का मामला है। मैंने पहले दिन ही कहा था कि कोई कहेगा कि बुभुक्षा मुझे पीड़ित कर रही, बुभुक्षा दुख है ना, तो उस बुभुक्षा की तत्काल शांति के लिए कुछ भोजन मैंने ग्रहण कर लिया, बुभुक्षा से हमेशा के लिए मुक्त हो गए क्या? दूसरे दिन सुबह उठते कहते मम्मी भूख लगी है, समस्या है। तो भूख की तात्कालिक निवृत्ति तो होती है, फिलोसोफर उस निवृत्ति को दुख की निवृत्ति नहीं कहता है। फिलोसोफर के अनुसार भूख की आत्यंत की निवृत्ति कब हो सकती है? जब शरीर न रहे। मैं एक दिन ऐसे परिहास में कह रहा था, गर्मी ने बहुत सताना शुरू किया, मैंने अपने शर्ट को उतार दिया। गर्मी ने मुझे और परेशान करना शुरू किया, मैंने अपनी बनियान उतार दी। गर्मी ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। किस लिए? शरीर तो है। तो गर्मी से मुक्त होना होगा तो क्या जरूरी है? शरीर से शरीर को उतार दो, अशरीरी हो जाओ, है ना। इसीलिए सांख्य, इसीलिए वेदांत दर्शन में लिखा है अशरीरत्वम ही मोक्षः। मोक्ष की परिभाषा है अशरीरत्व हो जाए। मैंने आपको बताया था कि मन शरीर है, बुद्धि शरीर है, 2 तरह के अस्तित्व है, एक आत्मा और एक शरीर। शरीर किसे कहते हैं? जो शीर्ण हो जाता है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्टेड है ना वो डिकंस्ट्रक्टेड हो जाता है। आत्मा कभी भी शीर्ण नहीं होता है। तो जो कुछ भी शीर्ण होने वाला है ना, उसके साथ अपने आइडेंटिफिकेशन को खत्म कर दो, उसको कहते हैं अशरीरी होना। हम इस शरीर में रहते हुए भी अशरीरी हो सकते हैं। स्वामी क्या कहते हैं, रमण महर्षि अशरीरी हो गए थे, शरीर में थे परंतु शरीर भाव से अपने आप को पृथक कर लिया था, उसको कहते हैं जीवन मुक्त की अवस्था। अशरीरत्वम ही मोक्षः। इसीलिए शरीर से आत्मा को पृथक करना ये तब संभव है जब व्यक्त अव्यक्त और ज्ञान का वास्तविक विज्ञान उसको उपलब्ध हो जाए। सांख्य दर्शन व्यक्त अव्यक्त ज्ञान के विज्ञान को प्रस्तुत करने वाला है, इसीलिए सांख्य दर्शन की मानता है। ऐसा सांख्य दर्शन के दार्शनिकों का कहना है। धन्यवाद बहुत बहुत, मुझे अवसर दिया मैडम ने, मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आप सब ने सुना, एक तो सांख्य जैसा विषय और ऐसे सुधीर श्रोता, उन सबके बीच में बोलने का अवसर मिला मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।
अभी तो मैंने यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन सबमिट की है और जो लीव है ना वो हमारा अधिकार नहीं है। हाँ हम केवल मांग सकते हैं, वाइस चांसलर क्या करते हैं उसको टेकन करते हैं। कोई प्रोजेक्ट में जा रहे हैं अभी फाइनल नहीं हुआ क्या? फाइनल सर क्या होता है कि 5 साल का ओवरऑल करियर में 5 साल की छुट्टी मिलती है। मैं पहले 2 साल ले चुका हूँ तो मेरे पास अभी समय है। हाँ, तो सामान्य रूप से वाइस चांसलर छुट्टी दे ही देते क्योंकि मेरे पास है और डिपार्टमेंट हेड ने बहुत अच्छी तरह से रिकमेंड किया। कम से कम जो नमस्कार करने कम से कम नहीं सर, नमस्कार करने के लिए अवेलेबल ही नहीं है, हमने तो देखा ही नहीं अभी तक वाइस चांसलर। बहुत कम लोगों ने है भी कि नहीं पता नहीं वाइस चांसलर। योगेश सिंह जी हाँ किसी को नहीं मिलते सर, बहुत कम। हाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई है दिल्ली यूनिवर्सिटी में योगेश त्यागी है सर? नहीं योगेश नहीं, क्या नाम है? योगेश ही है ना? नहीं योगेश तो होता है, ड्यूटी होता है। नहीं सर योगेश ही है। योगेश नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर योगेश त्यागी है। योगेश त्यागी त्यागी हूँ वहाँ योगेश शर्मा है सर, जब आप कह रहे हैं योगेश शर्मा होंगे। नहीं, योगेश सिंह तो होता है। अच्छा यहाँ योगेश त्यागी है। BC और जेएनयू में थे जा रहे हैं। DU जेएनयू से उसके बाद सर एक यूनिवर्सिटी बनी है सार्क यूनिवर्सिटी। सार्क यूनिवर्सिटी हाँ वहाँ से आए थे वहाँ से आए। चलो हाँ योगेश त्यागी है सार्क यूनिवर्सिटी। सार्क यूनिवर्सिटी